बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज हुकूमत साजी के लिए पंजाब का अगर मंजरनामा देखें तो पंजाब में अराकीन असम्बली जो हैं पंजाब के, उन्होंने हलफ उठा लिया है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी पंजाब असम्बली की रुकन बन गई हैं। वफाक से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है, वफाक में वो नहीं जाएंगी। अब वफाक में जो वज़ीर इत्तलात का ओहदा है वो किसी और को तफवीज़ किया जाएगा। वो बतौर मुशीर वज़ीर आला पंजाब के अंदर अपनी खिदमत अंजाम देंगी। अगर उसके अलावा देखा जाए तो कल सुबह जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाना है। पहले स्पीकर का इंतखाब होगा और अगर स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं तो फिर उन्हीं की सदारत के अंदर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। आज जब असम्बली की सूरत हाल जो थी, असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी। मियाँ असलम इकबाल जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत ले रखी थी, आज उनकी गिरफ्तारी के भी बहुत से चर्चे होते रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं सिब्तैन खान साहब, उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के इत्तलात हैं तो मैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहा हूँ, लेकिन फिर मालूम नहीं पड़ सका कि मियाँ असलम इकबाल साहब हैं कहाँ पे। लेकिन पंजाब पुलिस जो है, लाहौर पुलिस, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर उनकी ज़मानत हुई है तो हमें ज़मानत का जो फ़ैसला है वो मौसूल नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर बात करें मखसूस नशस्तों के हवाले से, तो मखसूस नशस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो दी जा चुकी हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अभी तक कोई भी मखसूस नशस्त जारी नहीं की गई। पंजाब में अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तें देखें वो तकरीबन 31 के करीब बनती हैं जिनको मिलना है, लेकिन अब वो होल्ड हैं। तो इस ज़िमन के अंदर क्या फ़ैसला होगा। कौमी असम्बली की बात करें तो कौमी असम्बली में भी उनको अभी मखसूस नशस्तें नहीं दी, दीगर जमातों को मखसूस नशस्तों का इजरा हो चुका है। अब कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन कब होगा, हलफनामा पहले कब उठाया जाएगा और वहाँ पे वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का हलफ कब होगा, उसके लिए तैयारियाँ इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं। 26 तारीख कयास आराइयों में इस वक्त गर्दिश कर रही है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे बात का आगाज़ अगर पंजाब असम्बली से करें तो पंजाब असम्बली के आज पूरे मंजरनामे पे आप राय क्या रखते हैं, उसका तज्ज़िया और तबसरा क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो जी कि आज पंजाब असम्बली मकबूजा पंजाब असम्बली बन चुकी थी। मैं मकबूजा पंजाब असम्बली इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह उस पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की इतनी बड़ी तादाद थी, जिस तरह जितने पुलिस सरात जो है वो अबूर करने के बाद अरकान असम्बली पंजाब असम्बली पहुँच रहे थे, जिस तरह वहाँ पे अरकान असम्बली के साथ जो हुआ और जिस तरीके से वहाँ पे इस तरह लगता था कि ये कोई मकबूजा इलाका है जहाँ पे पहुँचने के लिए पुलिस की इन तमाम चौकियों को क्रॉस करना पड़ेगा। कौम को इस चीज़ की मुबारक हो कि आज पहला दिन, पहला ईवान, पहले ईवान में तकरीब हलफ बर्दारी, लेकिन इस तरह लगता था कि तकरीब हलफ बर्दारी नहीं बल्कि तकरीब कब्जादारी है, तकरीब पुलिसदारी है और तकरीब बेवफादारी है, वफादारी भी नहीं। तो यासर साहब, आपको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। पंजाब की एक नई हुकूमत बनने लगी है। आपको मुबारक हो कि पंजाब में अब एयर एम्बुलेंस आने लगी है। तो आपको मुबारक हो कि पंजाब के अंदर सुनना है कि फिर दोबारा बहुत काम होने लगा है। और आपको मुबारक हो कि पंजाब के अंदर 4 रुपए की रोटी, 800 यूनिट फ्री, गैस सस्ती, 800 यूनिट। हाँ जी। अच्छा, मजमूई तौर पे कर रहे हैं यार। क्यों बात करते हैं यासर साहब, आपकी सारी की आदत नहीं है। वादा किया था, क्यों आप यार इतनी जल्दी इस कौम को इतनी जल्दी आप कर रहे हैं। 4 रुपए की रोटी नहीं कही थी? ताहयात कायद ने 4 रुपए की रोटी कही थी या नहीं कही थी? खुद तो है ही नहीं यार, हो या ना, बेटी तो है ना। उसके बाद मुझे बताएं, क्या 10 रुपए किलो सब्जी कही थी या नहीं कही थी? क्या बिजली के इतने यूनिट फ्री कहे थे या नहीं कहे थे? अब तो सारे इकट्ठे हो गए हैं ना, कोई अलहदा भी नहीं है। और आज तो इस तरह था जैसे जनाब क्या बात है, ये होता रहा। यासर साहब, हम पाकिस्तानी हैं, हुकूमत किसी की भी है, मुस्लिम लीग की अक्सरियत है, बिल्कुल उनकी हुकूमत आनी चाहिए। वो जिसको मर्जी वज़ीर आला बनाए, वो मरियम साहिबा को बनाए, वो जिसको दिल चाहता वज़ीर आज़म बनाए। हमारे लिए तो ये इशू ही नहीं है। ना मैंने, ना आपने, ना किसी ने कोई सरकारी नौकरी लेने जाना है, ना आपने, ना मैंने, ना और किसी ने कोई ऐसी चीज़ लेने जाना है। हम तो आज भी
हक और सच की बात करेंगे, किसी को अच्छा लगे ठीक है, बुरा लगे तो उसकी मर्जी, लेकिन अपने रब की अदालत में, उसकी बारगाह में जाके हम सुरखरू जरूर होंगे कि हमने सच और हक की बात की है। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है आपकी, चूंकि उन तक पहुँच है बहुत ज़्यादा, आप बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, आप उनके चाहने वालों में से है। यार बात तो सुन ले यासर साहब, बात तो सुन लिया करें यार। कौन सी वीडियो आपके पास है? मुझे अल्लाह माफ कर, वीडियो जिसके पास है भाईजान वो तो उनसे पूछे ना, मैं तो वीडियो वाला नहीं हूँ, ठीक है। वीडियो वाले जो है वो भी आप ही के हैं, कभी कभार शक होने लगता है। नहीं वो भी आप ही के हैं भाईजान। मैं तो कहता हूँ इस मुल्क में आप एक ऐसा अस्पताल बना दें कि किसी को पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए नहीं जाना पड़े। एक अस्पताल बना दे, छोड़ दे एयर एम्बुलेंस को, एक ऐसा अस्पताल बना देंगे जिसमें पाकिस्तान के सियासतदानों का इलाज, उनके बच्चों का इलाज उस अस्पताल में बेशक फ्री हो जाए यार, लेकिन हो वो पाकिस्तान में। एक ऐसा एजुकेशन का अदारा बना दें जिसमें यह पता चल जाए कि पाकिस्तान, इन तमाम सियासतदानों का, इन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों का उसी तलीमी इदारों के अंदर वो तलीम हासिल करेंगे। एक ऐसी एयरलाइन बना दें जिसमें पता चले कि वो इस मुल्क की एयरलाइन है और इसी में इन्होंने सफर करना है। एक ऐसी ट्रेन बना दें, पता लगे कि जनाब ट्रेन का सफर इन सियासतदानों, इनके बच्चों ने इसी ट्रेन में करना है। एक रोड ऐसा बना दें जहां पर इनकी गाड़ियां बेशक हमारे पैसों से खरीदी हुई हैं, हमारे टैक्सों से खरीदी हुई हैं, लेकिन वो वहीं पे चल सके, इनको पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत पेश ना आए। ये आप कर दें यार, आपकी बात सुनते हैं ना, ये कर दें। और दूसरा मुझे एक बात बता दें, आज इजलास किस चीज का था पंजाब में? हलफ बर्दारी का। किसका? अरकान असेंबली का। तो बाहर इतनी पुलिस जो थी, क्या वहां पे डाकू आने थे? उनको सिक्योरिटी देने के लिए। सिक्योरिटी, अवाम को सिक्योरिटी दे जो लुट रही है, अवाम को सिक्योरिटी दे जहां पे रोजाना डकैतियां चोरियां हो रही हैं। आप इनको क्यों सिक्योरिटी दे रहे हैं भाई? क्या किया इन्होंने? बात यह है कि ये जरूर करके आए। देखिए आज तो मुझे इस तरह लगा कि मोची गेट बाग में इजलास है। अच्छा, एक तरफ मियाँ साहब की तस्वीरें उठाई हुई थी और एक तरफ इमरान खान की तस्वीरें थी, हर शख्स ने बैज लगाए हुए थे। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, अक्सरियत भी पास है मरियम साहबा के, अजाफी सीटें भी उन्हें मिल गई हैं। ये लिस्टें पहले कौन सी निकली है? चले लिस्टें मेरे मुंह से निकल गए, है तो लिस्टा नहीं काम में ना। अजाफी सीटें भी मिल गई हैं, तो यार अपने मुखालफ उम्मीदवार को तो आने देते। आज के दिन सबसे बड़ा मुजाहरा भला क्या होना चाहिए था कि आने दें उसे, हलफ बर्दारी है, हलफ लेने दें, उससे मेरे साथ मुकाबला करने दें और मैं साबित करूंगी कि मैं जीतती हूं। ये कहती, ये कहा जाना चाहिए था। और आज स्पीकर साहब ने कहा जी मैंने तो प्रोटेक्शन आर्डर भी जारी कर दिए हैं। स्पीकर साहब आपकी किसने सुननी है, अब आप पुराने हो गए। इस मुल्क में तो उसकी नहीं सुनते जो मौजूदा हों, तो आप तो अब पुराने हो गए ना, अब तो आप जा रहे हैं, कल शाम के बाद तो आप थे ही, होंगे ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो यासर साहब अगर हमने इस मुल्क को बेहतर करना है, अगर इस मुल्क के मुआशी हालात को बेहतर करना है, अगर इस मुल्क की मुआशियत को चलाना है, तो हम सबको मिलकर, मीडिया को, सियासतदानों को, आम शहरियों को, सबको मिलकर एक फ़ैसला करना होगा। और उस फैसले में सबसे पहले इंसाफ होगा, उस फैसले में सबसे पहले मेरिट होगा, उस फैसले में सबसे पहले एहतराम होगा वोट का, उस फैसले में सबसे पहले सबको कुर्बानी देना पड़ेगी, अपनी ज़र्फ की, अपने आप की कुर्बानी देना पड़ेगी, अपने उन तमाम मराआत जो है उसको कुर्बान करना पड़ेगा, फिर जाके ये पाकिस्तान मुश्किलात से निकलेगा। और आप कहेंगे वैसे ही निकल जाएगा, ये हो नहीं सकता यार, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वैसे भी नहीं होना जिस तरह आप सोच रहे हैं। वो तो आपको बेहतर पता है क्योंकि आप हुकूमत में हैं, आपसे मैं हुकूमत में, मैं मुशीर इत्तलात हूं। नहीं क्या नहीं, आप बिल्कुल मुशीर इत्तलात नहीं है, लेकिन आपका रोल सारा वैसा ही है। कैसा? मुशीर इत्तलात वाला ही। चले फिर मैं वो अदा करता हूँ। चले करें, इजाज़त है? इजाज़त आज तक पूछा आपने। करें। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी तक इनको जो नशिस्तों का इजरा नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तों का, उसके पीछे की वजूहात क्या हैं? ऐसी पार्टी में इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 94 के तहत, 104 के भी तहत, मेरा सब सुनने से पहले हंसना शुरू हो गया। चले नहीं, मैं उसके तहत आपने बड़ी मुश्किल याद किया होगा ये एक्ट। चलो बता दे। एक ऐसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं जिसका अपना इंतखाबी निशान हो और उसके प्लेटफॉर्म से कोई एक शख्स मुंतखब हुआ हो या जीता हुआ हो।
अब साहिबजादा हामिद रज़ा हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन, लेकिन उनका अपना इंतखाबी निशान पार्टी का जो था वो घोड़ा था, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में मीनार के निशान के ऊपर जीते हुए हैं। अब मुझे तो उनका ही अपनी पार्टी में शमूलियत जो है वो ख़तरे की अलामत लगता है, तो फिर ये दूसरे कैसे जाएंगे? आपने सवाल कर दिया? हाँ जी। चलिए मेहरबानी, आपने सवाल कर दिया, मैं आपको जवाब दे दूँ जी। कंवर दिलशाद साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, साबिक सेक्रेटरी जी, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूदा आज के दिन तक की जो निगरान हुकूमत है उसका हिस्सा है वो। उन्होंने कहा सीटें मिल सकती हैं, अगर किसी सहाफ़ी को इज़ाफ़ी नशिस्त मिलनी होती तो आपको वो ज़रूर देते। मुझे हाँ ज़रूर देते, ज़रूर देते, ज़रूर देते, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ज़रूर देते। मेरे आगे बहुत लंबी लाइन है वो, बहुत नहीं कोई बात नहीं, आप काट देने वाले हैं सारी लाइन। अच्छा। ठीक, आप बात ये है मेरे भाई, एक इलेक्शन हुआ बलोचिस्तान में, अभी वाला नहीं पहले का, ये पहले का पिछले वाला, जिसमें बा पार्टी के लोग इलेक्शन जीत जाते हैं। जीतने के बाद बा पार्टी बनती है, जीतने के बाद और फिर उसको इज़ाफ़ी नशिस्त मिल जाती है। मुझे बताएं वो किस कानून के तहत मिली थी, जरा वो मुझे कानून तो बता। वैलिड पॉइंट। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वो पागल लोग हैं जिन लोगों ने ये फैसला किया, जिनके पास अली ज़फ़र साहब जैसे बेहतरीन कानूनदान मौजूद हैं, सलमान सफदर साहब जैसे कानूनदान मौजूद हैं, लतीफ़ खोसा साहब जैसे कानूनदान मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा साहब जैसे कानूनदान मौजूद हैं। अब उसके बाद बैरिस्टर साहब जो हैं, जो साबिक चेयरमैन थे, उन जैसे लोग मौजूद हैं, और बहुत से शेर अफजल मरवत साहब जैसे लोग मौजूद हैं। तो मुझे बताएं, उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी? क्या आइन कानून का उन्हें इल्म नहीं है? क्या सारा आइन कानून यासर रशीद साहब जो हैं वो घर से पढ़ के आए या राना अज़ीम पढ़ के आए? मेरा तो यार बात सुन लेना यासर साहब, आपने मुझसे जवाब मांगा है तो मुझे जवाब आपने कहा, मैंने आपको जवाब दे दिया जी। ठीक है ना मेरे भाई, जब आपने किसी को कुछ चीज़, अगर आप चाहते हैं इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, अगर आप चाहते हैं सियासी इस्तेहकाम के साथ मुआशी इस्तेहकाम हो, और अगर आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासी जमातें अपना रोल अदा करें, तो आप उनको रोल अदा करने के लिए उनका हक दें। चले बाकी मामला तो अदालतों में हैं, अदालतों में फैसले हो जाएंगे, अल्लाह करे अदालतें भी 4 माह में फैसले कर दें, लेकिन जो फैसला फौरी आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास इख्तियार है, क्या केपीके के अंदर आज़ाद उम्मीदवार यानी सुन्नी तहरीक, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग नहीं जीते हुए? क्या पंजाब में नहीं है? क्या केपीके में नहीं, उसमें सिंध में नहीं है? क्या वो बलोचिस्तान में नहीं है? तो भाई जो जितना बनता है उसको हिस्सा दे देना, क्यों नहीं हिस्सा देते? अगर आप नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि आप पहले दिन से एक फैसला कर चुके हैं। आप हिस्सा मांग कौन सा रहे हैं? ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों वाला गुली तौर पे वाला कौन सा भाई? गुली एक तो जो है वो तो आपने भेज दिया अदालतों में, ओके हो गया। आप अदालतों फैसला करेंगी, अदालतों को एक हदायत अल्लाह करे ये चली जाए कि आपने जितना टाइम है उस टाइम में फैसला करना है। इलेक्शन का टेन्योर ख़त्म होने पे फैसला नहीं करना, ठीक है? वो फैसला हो जाएगा, बड़ा सिंपल सादा फैसला है, उसमें कोई इतना लंबा चौड़ा जाना ही नहीं। तो जो फैसला इलेक्शन कमीशन साहब के हाथ में है, क्या इलेक्शन कमीशन साहब को वो फैसला कर देना चाहिए कि नहीं? अगर वो कहते हैं नहीं मिलती, तो फिर वो दलील से साबित करें किस तरह नहीं मिलती। आपने कानून बनाया है कि आपको नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड किसी सियासी जमात में आपको जाना होगा, नहीं तो आप आज़ाद होंगे। जब इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड एक सियासी जमात में आप चले जाते हैं, तो फिर किस कानून के तहत आपको सीटें नहीं मिलती? वैसे राना साहब, रजिस्टर्ड जमात तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहदेदार कोई नहीं है। अच्छा, अहदेदार कोई नहीं, मैं ये भी आपको जवाब दे देता हूँ यासर रशीद साहब, उसका अहदेदार कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को नहीं माना। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने लगे हैं, फिर उसमें मान लेंगे अगर इनको अच्छा लगे तो ये मामला बड़ा सिंपल। गौहर साहब माइनस हो चुके हैं बतौर चेयरमैन? नहीं, माइनस तो आप लोगों की ख्वाहिश होती है, आपने तो माइनस, मेरी ख्वाहिश है, 804 को भी माइनस किया था। शेर अफजल मरवत साहब का बयान, शेर अफजल मरवत और भी बहुत से बयान देते हैं, आप सब उस पर तो बात नहीं करते।
किस बयान पे बात करनी? और तो बहुत से बयान देते हैं, बोलिए किस बयान पे बात? उस पर वो कहते हैं कि इन्होंने डाका डाला है, इन्होंने इस तरीके से किया। उस पर तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए नहीं पड़ती कि आपके पर्च जलते हैं, ठीक है, उस पर तो आप बात नहीं करते। बात इतनी सी है भाई, इस कौम ने 8 फरवरी को बता दिया है कि माइनस कौन है, माइनस। अच्छा आप मुझे बात तो बताएं, बाबूजी किधर है? मुझे क्या पता, मैं सवाल का जवाब देने का मजाज ही नहीं हूँ। अच्छा, मेरा काम ही सिर्फ सवाल करना है। चलिए आप कर लें, फिर मैं जवाब दे दूंगा। आप कर लें, फिर मैं जवाब दे दूंगा। यासर साहब आप बताएं बाबूजी किधर? आप बताएं बाबूजी किधर? बाबूजी बेचारे गुमसुम है। क्यों? जो आपने उनके साथ किया है। अच्छा आप एक तहैया कर ले, मैंने उनके साथ कुछ किया है या अवाम ने किया है, या मैं उनके साथ हूँ या अवाम उनके साथ? पता क्या किया आप लोगों ने? गोरी लाए, घोड़ा सजा दिया। घोड़ी ला के घोड़ा सजाया? हाँ, अच्छा। गोरी लाए, गोरी अच्छा, ला सजा घोड़ा दिया। अच्छा। उसके बाद बारात तैयार कर दी, सलामियों में बैठने का टाइम आया तो बिठा भी किसी और को दिया। लेकिन जब उस गोरी में बैठने का टाइम आया ना, ठीक है ना, उस वक्त आपने एक नया दूल्हा तलाश के क्या अरेंज किया हुआ था, उसको उस गोरी पे बिठा दिया और वो बेचारा सलामियाँ इकट्ठे करते रह गया। और पता उसको उस वक्त लगा कि जनाब नहीं, जंज तो किसी और पासे तुर पई है, तो मैं तो बरातियों में भी नहीं हूँ। तो ये किया आपने बाबूजी के साथ। जंज तुर पई वाजे नाल कहते ना, हाँ, तो ये आपने किया है। तो यासर साहब बात यह है कि वो कहते सायरा ने कहा था ना हमारे प्रोग्राम में, बड़ी बहन का रिश्ता पसंद नहीं आया, छोटी का। मेरे ज़हन में अब एक वो मिसाल आई हुई थी, अब मैं वो दे आप एहतियात से मिसाल दीजिएगा। मैं देता हूँ। मुझे एक याद है, हमारी ख़ानदानी मिसाल है। यानी गांव के एक बुज़ुर्ग उठे और चले गए रिश्ता देखने के लिए। तो उन्होंने रिश्ता देखा, तो रिश्ता देखने के बाद वो वापस आए तो उन्होंने कहा जी कि आपके लड़के का ना फ़लाँ जगह पे रिश्ता कर दिया हमने। तो उन्होंने बताया कि आपने ये बताया कि लड़का बड़े वाला है या छोटे वाला? मैंने कहा जी ये नहीं बताया। मैंने कहा जी वड्डा तो साडा पढ़िया नहीं, छोटा तो साडा पढ़िया नहीं, ए वड्डा पढ़िया है, इनू तो फिर भी कितों लभ जानी, तुसीं छोटा तोड़ दो, वड्डे दा असीं बाद चों कर लांगे। ये इस तरह हकीकत के अंदर रिश्ता हुआ है। तो ये मुझे उसकी मिसाल। देखिए मेरी तीन सवाल है मेरे उन तमाम लोगों से जो हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं। कहा गया कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब आएंगे, पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, यही कहा गया ना। और बहुत से ममालिक की ये डिमांड है कि बड़े मियाँ साहब को आना चाहिए। ये ज़माने सदेआम ये बात कही गई, प्रोटोकॉल इतना बनाया गया जिसकी हद कोई नहीं। पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ, मैंने पाकिस्तान की सहाफ़त में पहली दफ़ा देखा कि जो लीड थी वो भी पेड़ लगी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। ऐसी तरह हुआ ना यासर साहब। लेकिन मुझे बताएं, अब मियाँ साहब नहीं है। मियाँ साहब अब सियासत में एक MNA है। लीड ज़रा डिस्क्राइब कर दें आवाम को, क्योंकि बहुत सारे जानने वाले वो लीड समझते नहीं। लीड मतलब अखबार की जो बड़ी शय सुर्खी होती है अखबार के ऊपर, नहीं हम समझते, जितने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को समझ आ गई है ना, सब समझ आ गई है। तो यासर साहब अब तो वो नहीं है, अब एक MNA है। और मेरी इत्तला के मुताबिक हो सकता है वो दोबारा अपने इलाज के लिए लंदन भी चले जाए, रमज़ान शरीफ में या रमज़ान शरीफ के बाद। अब मुझे बताएं, अब जब वो नहीं है तो क्या अब भी जो भी क़यादत होगी उसको वो तमाम पैसा मिलेगा, वो तमाम इमदाद मिलेगी? अगर मिलेगी तो फिर 18 माह में क्यों नहीं मिली, 18 या 17 माह में क्यों नहीं मिली? अगर मिलेगी तो उस वक़्त क्या रुकावट थी? क्या मियाँ साहब ने, बिलावल साहब ने, अब्दुल अलीम खान साहब ने, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, ये जो और MQM ने जो दावे किए थे अवाम को रिलीफ देने के, अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्या वो रिलीफ अवाम को मिलेगा? में एक सवाल है। अगर तो अवाम को रिलीफ मिलेगा तो अगले इलेक्शन में सिर्फ ये होंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, फिर कोई नजरिया और नहीं होगा। अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो ये पीरियड 3 माह बाद आप देखेंगे, 2 से 3 माह बाद लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। आपने कोर्ट के हुक्म हुआ कि मेडिसिन की कीमतें नहीं बढ़ सकती, बढ़ चुकी हैं। आप चिकन लेने जाएं, चिकन अब लेना भी ख्वाब बनता जा रहा है, मटन तो बहुत दूर की बात है।
बीफ तो बड़ी दूर की बात है, चिकन लेना ख्वाब बनता जा रहा है। पहले मैं देखता था लोगों को कि रमजान शरीफ में ज़कात के लिए 10, 20, 30, 40% लोग या 20% लोग या 5% लोग या 2% लोग बेचारे राब्ते करते थे। अब हर तीसरा शख्स इस इंतजार में है कि चले अब तो किसी जगह से कुछ आएगा। ये सब कुछ हुक्मरानों की गर्दन पे है और इसमें उनका भी कसूर होगा जिन्होंने अपने नुमाइंदों को चुनते वक्त इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। अब मैं इस इशू पे नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं नहीं डिस्कस करूंगा। फिर आप ख्वाजा साद रफीक साहब की बात पे अमल करें, फिर मियाँ जवेद लतीफ़ साहब की बात पे अमल करें, फिर आप इसहाक डार साहब की बात पे अमल करें, फिर आपको इन चीज़ों पे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बात पे बड़ी क्लियर सी बात है। ये शाहिद खान अब्बासी की बात पे। हाँ सर, मैं किस की करेंगे आप? ये तो मुफ्ता इस्माइल साहब से लेकर किस भी, नवाज खोखर से लेकर किस की बात आप करेंगे? आप कुछ अरसे बाद कहेंगे जी हाँ अब हमें उन तमाम लोगों की बात पे अमल कर लेना चाहिए था। या सब भाई 12-14 दिन बाद ये होगा, शुरू होने वाला है। ये वो जिस तरह मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि जिनको लाया गया आप उनको हुकूमत दें, 6 महीने में लग पता जाएगा। बेसिकली लग पता तो इन्हें भी जाना है, वो 6 महीने तो बहुत दूर की बात कि 3 महीनों में एक दूसरे का पोल खोलते नजर आएंगे। 3 महीने आप कह रहे हैं सर? 3 महीनों में और सर ये जरा आईनी ओहदे पूरे होने दें, आईनी ओहदे पूरे होने दें, फिर उसके बाद देखिएगा। लड़ाई तो उसी दिन से भाईजान आप अपोजिशन है, अपोजिशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मौजूद है, यानी तहरीक इंसाफ मौजूद है, तो आप पहले आपने राजा रियाज साहब की अपोजिशन सही है, जो अपोजिशन लीडर नहीं थे, अपोजिशन लीडर थे। बहुत अपोजिट, ठीक है, बहुत अपोजिट थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ, इसी के ऊपर मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। खुशामदीद नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा क्या होगा? क्या फाहम तफहीम से हुकूमत चलती हुई दिखाई देती है? क्योंकि पंजाब असम्बली में हल्फदारी वाले दिन ही हमें जो मंजरनामा दिखाई दे रहा है इससे नहीं नज़र आता कि हल्फ बर्दारी पे अगर ये मंजरनामा है तो आम दिनों में क्या होगा जब बजट की तश्कील के लिए तंजीम साजी हो रही होगी और इस ज़मन के अंदर मुख्तलिफ लोगों से राबिते हो रहे होंगे, मुशावरत हो रही होगी, लोगों से राय मांगी जा रही होगी। राना साहब क्या समझते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्या कोई नई हिकमत अमली तैयार करके बैठी हुई है? देखिए मेरी इत्तला ये है कि वो बड़ा टफ टाइम देंगे और वो ईवान के अंदर, ईवान के बाहर, अदालतों में, तीनों महाज़ों पे उन्होंने अपना एक स्कोर जो है वो पूरा सेट कर लिया है और तीनों महाज़ों पे वो अपने स्कोर को बिल्कुल ठीक तरीके से लड़ेंगे, अपना अच्छा स्कोर करेंगे और इनको करे बिल्कुल टफ टाइम। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ वो फैसला कर चुके हैं, मुल्क की मुआशियत पे जहाँ हुकूमत इन्हें बुलाएगी वहाँ पर वो अपनी तजावीज़ देंगे। ये एक बहुत खुश आइंदा चीज़ है, बहुत खुश आइंदा चीज़। बाकी करप्शन, धांधली और सीटों के मामले पे जो उनकी सीटें हैं, अगर इस पर कानून के मुताबिक फैसला ना हुआ तो आप ज़हन में रखिएगा फिर वो इस पर बड़ा भरपूर तरीके से अपना रिएक्शन देंगे। और अब ये जो रिएक्शन होगा आपको नज़र आ, देखें मरियम साहिबा बतौर लीडर बहुत अच्छी बोल लेती थी, बतौर वज़ीर आला आपको बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ती है। अब आप ये नहीं कह सकेंगी पंजाब में कि जनाब वफाक में हुकूमत किसी और की है इसलिए हमें ये तंगी है। अब वफाक में वो वही हैं, सूबे में भी वही हैं। ज़रा आप एक फुटेज देखना, ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, आज यहाँ पर बड़े अच्छे सियासतदान, कोई शक नहीं इसहाक डार अच्छे सियासतदान हैं, लेकिन साथ आप पीछे देखें वारिस बेग साहब भी हैं। अब गौर से देख लें ना, हाथ हिला रहे हैं। भाई आपने जब तंजीम साजी करनी है तो इस तंजीम साजी में आपको तंजीम साजी, हुकूमत साजी, जो भी साजी आपने करनी है उसमें आपको अपने साथ वो टीम रखनी होगी जो टीम पाकिस्तान की मौशियत को बेहतर कर सके। और अगर आप वो टीम रखेंगे कि जिस टीम का मामले कुछ और होगा तो फिर आपको बड़ा टफ टाइम मिलेगा। दूसरी बात है, ये तो पंजाब है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ असम्बली के बाहर। भाई कल सुनत सिंध में जो हड़ताल की कॉल दी गई है, एहतजाज की कॉल दी गई है और जो 2 वहाँ पे बड़े मुजाहरे हो चुके हैं यासर साहब, वो तो हालात किसी और तरफ जाएंगे। और इसके बाद जो चीज़ आप करेंगे
उधर बलोचिस्तान में। वो तो राशिद सुमरू साहब ने वो पहले जो जामशोरो टोल प्लाजे पे था, उन्होंने कहा था कि हम तो बाहर धरना दे के बैठेंगे और इनको देखते हैं कि ये हलफ कैसे लेते हैं। देखिए, मैं ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, इस मुल्क के लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है, हर सूरत में सियासी इस्तेहकाम। सिंध के अंदर आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे एक बात तो बताएं, बलोचिस्तान में आपने ऐलान कर दिया सीटों का, सिंध में कर दिया, पंजाब में कर दिया, केपीके में क्यों नहीं कर रहे भाई? केपीके में क्या मसला है? केपीके का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? केपीके में तकरीब हलफ बर्दारी क्यों नहीं रखी जा रही? हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें यह सोचना होगा। ये एक पूरा यूनिट है, इस यूनिट को इकट्ठे रहना होगा। इस फेडरेशन की बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलना होगा यासर, सबको, चाहे वो अदारा हो, चाहे वो सियासी जमातें हो, चाहे वो आम वोटर हो, कोई भी हो। अब ये फैसले का वक्त है। लेकिन जो मैं हालात देख रहा हूं, सिंध में अलहदा, पंजाब में अलहदा, केपीके में एक अलहदा चीज है, और बलोचिस्तान में आप देखें ना, केपीके में आज तमाम तलीमी इदारे बंद कर दिए गए क्योंकि वहां पर आज एहतजाज की कॉल थी मजहबी जमातों की तरफ से, पता है ना आपको। तो कितने दिन, कितनी कालों पे आप बंद करेंगे? हम क्यों नहीं सिस्टम को दुरुस्त कर लेते? हम क्यों नहीं तमाम स्टेक होल्डर्स को किसी एक जगह बिठा लेते? हम क्यों नहीं तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के ये फैसला करते कि आपकी सियासत, आपका सब कुछ इस मुल्क की वजह से है। चलें, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, मुल्क की मजमूई सूरत हाल, जिस तरीके से नंबर गेम पूरी हो रही है, जिस तरीके से हुकूमतें तश्कील पा रही हैं, आपको क्या लगता है कि इस्तेहकाम आएगा, जिसकी बातें हो रही थी कि इलेक्शन के बाद मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, जिससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि इलेक्शन तो हो गए, और इलेक्शन ही कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द कराएं, बहुत ज़ोर दिया जा रहा था। लेकिन इलेक्शन में लोगों ने मैंडेट किसी एक पार्टी को नहीं दिया, स्प्लिट मैंडेट हुआ, और वो भी, उसमें भी कई डाउट क्रिएट हो चुके हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स पे भी। तो अब बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है कि सबको मिल के, मैं तो आपको याद होगा आपके प्रोग्रामों में 20 बार यही बात कर चुका हूँ कि मुल्क इस तरह नहीं चलेगा जब तक हम सब मिल के कंसेंसस से ये नहीं समझेंगे कि मुल्क हमारा है और ये बहुत नीचे जा रहा है और बहुत तबाही की तरफ इसका निशानदेही हो रही है। हम इसका हल क्या निकालें? मुल्क के तमाम जो इलेक्ट हुए ना लोग, वो मुहिब्बे वतन हैं, डिफरेंट पार्टी से तो हो सकते हैं, लेकिन अब जब तक अगर यही हमने शुरू करना है, इलेक्शंस का पहले दिन से मैं आपसे कह रहा था कि कोई एक पार्टी अक्सरियत लेती हुई नजर नहीं आ रही। अब यही सूरत हाल है, और स्टेबिलिटी इसमें आना, देखिए बिल्कुल आ सकती है अगर ये समझा जाए कि सबको एकोमोडेट करना है, एक दूसरे के मामले को एडजस्ट करना है, यहाँ टॉलरेंस दिखानी है। और अगर यही झगड़े रहे और एक दूसरे से इख्तलाफ अरूज पे रहा तो इसमें तो कोई शक नहीं कि मुश्किल हालात और बढ़ जाएंगे। और जो जिस तरह हम चाहते हैं कि मुल्क स्टेबिलिटी पे जाए, मुल्क की इकानमी बेहतर हो, लोगों को रोज़गार मिले, हमने जो वादे किए हैं, जो लोगों से लोगों की तवक्कुआत हैं और कि महंगाई दूर हो जाए और गुर्बत ख़त्म हो जाए, तो ये तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमें ये भी वक्त है, जो भी मैंडेट मिला है सबकी सलाह मशवरे से एक कौमी हुकूमत बन जाए, उसके अलावा और कोई चारा मुझे नजर नहीं आ रहा। शेख साहब, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि कौमी हुकूमत बने। हम भी समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को अब इस वक्त इकट्ठा होना होगा, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सबको इकट्ठे होना होगा और इसमें सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। तो फिर क्या आपकी जमात इसमें पहल करेगी? देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुल के कहा है कि क्योंकि ज़्यादा अक्सरियत जो है सीटों के हिसाब से वो लोग हैं जो आज़ाद कह लें या पीटीआई के सपोर्टर्स कह लें, तो उनसे अगर हुकूमत बन सकती है, अब ना तो आज़ाद का, सबसे पहले तो उनका राइट है। शेख साहब, ना तो आज़ाद कहा जा सकता है, ना तो पीटीआई के सपोर्टर्स कहा जा सकता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है,
अगर पार्टी वाइज देखना है तो उनकी नशिस्तें फिर ज़्यादा बनती हैं कौमी असम्बली में। जी, तो उनको उनका पहला राइट है ना जी कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बिल्कुल उनको बनानी चाहिए। अब लेकिन वो अगर कहें कि हमें ना मुस्लिम लीग के साथ बैठना है ना हमें पीपल पार्टी के साथ बैठना है, तो फिर आप बता दीजिए कौन सा और रास्ता है। सब मिलके बैठ जाएं। चलो अगर वो समझ नहीं आ रही तो सब मिलके बैठ जाएं। शेख साहब वही रास्ता है जिस रास्ते से पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी बैठ गई है, उसी रास्ते पे उन्हें भी ले आए। हाँ, बैठ गई है और कोई ऑप्शन नहीं बचा ना, बैठी है। लेकिन कोई इससे आप कहें कि कोई स्टेबिलिटी हो जाएगी जब तक बाकी जो ज्यादा अक्सरियत में पार्टी के मेंबर बने हैं उनको भी उनकी राय को भी साथ लेना पड़ेगा ना। हम तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात आपके प्रोग्रामों में आप बताइए राणा साहब, मैं बार बार यही वही बात तो करता रहा हूं। कोई तब्दीली आई है वो देखिए ना, इलेक्शन तो हो गए। अब इलेक्शन होने से बहुत कहा जाता था ना जल्द इलेक्शन हो, जल्द इलेक्शनों को डिले किया जाता रहा है। आप मानते हैं कि उतारना जो आप मानते हैं कि जो दावे किए जाते हैं कि बाहर का इन्वेस्टर आएगा मियां नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर, वो भी आपको आता हुआ दिखाई देता है? देखिए, आपको पता है कि मैं इकोनॉमिक फाइनेंस साइड का आदमी हूँ। मैं तो यही मेरी कोशिश है कि किसी तरह हमारे मुल्क में कॉन्फिडेंस पैदा हो ना, लेकिन वो भी तभी होगा जबकि हम उनकी राय लेंगे। जहाँ कभी तो देखिए ना बाहर का फाइनेंस मिनिस्टर आ जाता है, कभी बैंकर आ जाते हैं। असल मुल्क की इकानमी को बूस्ट करना है और उसको उठाना है, लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर करना है, लोगों को अमीर बनाना है, लोगों को मुख्तलिफ तरीकों, और वो वही कर सकते हैं जो कि इस लाइन में शेख साहब लोग आपको 7वां इलेक्शन लड़ रहा हूं, लोग आपको सुन रहे हैं और लोगों की एक बड़ी उम्मीद बनी हुई है। मियां साहब ने कहा था 4 रुपए की रोटी मिलेगी, इक़्तिदार हमारा आने दे, 10 रुपए की किलो सब्जी मिलेगी, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, ये सारी चीज़ें थी। क्या अवाम को अब ये सुख का सांस आएगा? क्या रोटी 4 रुपए में मिलेगी? क्या बिजली सस्ती होगी? क्या सब्जी 10 रुपए किलो में मिलेगी? ये अवाम जानना चाहती। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जरूर ये होगा अगर हम सब, देखिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पोटेंशियल है पाकिस्तान में। मैं क्यों सियासत में आया या क्या मेरी एक्सपर्टीज है? मैं तो यही कहता रहा हूं कि जब तक हम सबको मिला है, मैं अभी उठ के आ रहा हूं, बहुत काफी लीडिंग बिजनेसमैनों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है। कल मैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गया हुआ था, उनसे मैंने मशवरा किया कि क्या किया जाए। देखिए सब चीजें तब होंगी जब हमारे आपस में इख्तलाफात खत्म होंगे, जब एक पेज पे आएंगे और कोई ऐसा आदमी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा जो को मुल्क की इकानमी। कौन ऐसा आदमी सर? 3 लोगों के नाम है, सिर्फ ये काम होता है। 3 लोगों के नाम है। क्या होता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कि कर्जे लो और उसको कर्जे वापस किस तरह करो, सारा दिन तो उसका इस तरह इसमें गुजर जाता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट अपनी जगह पे, इस मुल्क को तरक्की 2% हमारी ग्रोथ रह गई है। फिंच आपके सामने कह रही कि हम कर्जे नहीं दे पा रहे, और नया जो IMF का फर्दर हमें बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चाहिए IMF का, तो वो देखिए बात ये कि हमारे अपना इकानमी भी तो बढ़े ना। हम सिर्फ कर्जे लेके कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनका पे बैक करें इतने ऊंचे रेटों पे? अच्छा शेख साहब ये बताइए, आप कहते हैं कि कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर आए, कौन आए? सुल्तान इलाना साहब आए, मोहम्मद जहांगीर साहब आए, इसहाक डार साहब आए, कौन बेहतर है? किस तरह वो आए, उन्होंने क्या किया है? 31 साल तो मैं गली गली फिर रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ इस काम के लिए। सर मुझे बनाना ही हमें नहीं इलेक्टेड बंदे को। शेख साहब क्यों नहीं बन सकते जी? वो जो पार्टी ने नाम दिया यार, पार्टी शेख साहब क्या मुझे बताएं, बीजेपी से आए हैं? ये तो शेख साहब भी तो नून लीग से आए हैं ना, तो उनकी एक्सपर्टी है। नहीं, पहली बात तो ये है कि कौमी असम्बली, देखिए आईन आपका कहता है कि बजट और फाइनेंशियल मैटर पे वोट सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबर ने देना है, इसमें सेनेट का मेंबर भी नहीं दे सकता। आईन के स्पिरिट के बगैर है कि अगर कौमी असम्बली के इलेक्टेड मेंबर के बगैर आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे या कोई ऐसी चीज बनाएंगे, कोई ऐसा बंदा जो कि वो मुल्क को नहीं संभाल सकता। अभी मुल्क नहीं संभलेगा अगर आप इलेक्टेड लोगों को पीछे कर देंगे। तो लोगों की जो तवक्कुआत है, हम जो उनको सारी बातें करते रहे, हम जो उनसे कहते रहे कि हम आपका रिजल्ट निकालेंगे, बाहर वाले लोग नहीं कर सकते। बड़े तजर्बे हमने कर लिए और मैं फुली तौर पर रेजिस्ट करूंगा इस बात को। अगर कौमी असम्बली के बाहर का कोई इलेक्ट होगा
तो कभी भी इस मुल्क के, और उसके साथ साथ कौमी असम्बली के बाकी तमाम पार्टियों को भी साथ मिलाना पड़ेगा, हमें कंसेंसस बनाना पड़ेगा। उसके बगैर आप कहे 2-3 महीने 4 महीने चलेगा। शेख साहब आपकी जीडीपी जब तक बढ़ेगी नहीं, तरीके ही हमारे पास हैं कि किस तरह मुल्क का लीकेज खत्म करनी है। शेख साहब डॉलर नीचे आ रहा है कि नहीं? डॉलर भी देखिए नीचे आ रहे, तो उसकी पॉलिसी होती है ना। अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी या बाहर से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो तब डॉलर नीचे आएगा ना। अगर हमारी इंपोर्ट बढ़ती रहेगी चांस क्या है? बाहर से पैसा भी नहीं आएगा, चांस क्या है? तो ये इसके लिए कोशिश, हमें पता है ना किस तरीके से आना है, हमें बनाया सामने तो बिठाएं, हमें कोई इख्तियार तो दे ना। अभी भी मैं बैठ के बहुत काफी बिजनेसमैनों से डिस्कस करके यही बात आया हूं, और मेरी जिंदगी गुजर गई है। मैंने 52 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का इलेक्ट होके बना, फिर मैं प्रेसिडेंट बने हुए भी मुझे तकरीबन 1987 में बना, तो 37-38 साल हो गए। अब बताइए इंटरेक्शन है ना। मेरा बेटा इरफान कैसर मरहूम, वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। या तो कोई लाए ना ऐसा आदमी जो मुख्तलिफ लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन उसका हो। अच्छा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस खुद को लोग कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे। आप खुद को कैंडिडेट समझ रहे हैं वजीर खजाना का? बिल्कुल, मैं फुल फ्लेज कैंडिडेट हूं, और मैं ये समझता हूं कि मैं मिलजुल के मुल्क की इकानमी को संभाल सकते हैं। देना मैं चैलेंज कबूल करता हूं। और अगर आपको कंसीडर नहीं किया जाता, अगर नहीं किया जाता कंसीडर, फिर क्या करेंगे शेख साहब? मैंने क्या करना है जी, मैं तो देखिए ना अपना रोल ही प्ले करूंगा। मुझे जो समझ आएगी, जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपना मशवरा देता रहूंगा। लेकिन इस तरह मुल्क तो आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत टाइम जाया हो गया। फर्दर मेरी गुजारिश होगी, जो भी सुन रहे हैं या जो भी हल्का जो हैं जो कि इक़्तिदार वाले, मेरा कहना उनसे ये है कि मुल्क के इकानमी को बेहतर करें। अपना यही सिर्फ कर्जों पे इंसार ना करें, सिर्फ कर्जे मुल्क को और तकलीफ में। देखिए ना क्या हो रहा है, इंडिया 1990 में पाकिस्तान से 4 गुना था, आज पाकिस्तान से 13 गुना हो गया। अब तो वो टाटा ग्रुप की मालियत भी सर जीडीपी से जी, वो हमारे जितना उसकी इकानमी हमारी जितनी होगी। देखिए ये सीधी सीधी मिसालें हैं ना। थोड़ा सा क्योंकि आज आपके पास टाइम है तो आप सुनिए ना कि 1947 से लेके 1990 तक जो हम ज्यादा तरक्की कर रहे थे, हालांकि हमारे हिस्से में जो इलाके आए थे वो गैर तरक्की याफ्ता थे, यानी वहाँ इंडस्ट्री भी नहीं थी और वहाँ एजुकेशन भी नहीं थी। पहले 43 साल हमारी पर कैपिटा इनकम इंडिया से 50% ज्यादा थी। हम पहले 43 साल सिर्फ इंडिया 4 गुना था पाकिस्तान के इकानमी से। और मनमोहन सिंह, मैं खुद इस बात का आगाह हूं क्योंकि मेरे दोस्त थे मरहूम डॉक्टर महबूब हक साहब। मनमोहन सिंह टेलीफोन करके उनसे पूछते थे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, हमें भी कुछ तरीका सिखा दें। वो हम उनको बताते रहे। कोरिया हमने तरीके तो बहुत से ममालिक को बताए हैं, लेकिन शायद वो तरीके हम खुद अडॉप्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमें इस मफलूक हाली का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया। पहले शेख साहब एक ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सेटअप के अंदर जिस तरीके से हुकूमत तश्कील पा रही है, आने वाले दिनों में चैलेंजेस क्या होंगे? वो चैलेंजेस बैरूनी, अंदरूनी और आपसी 3 हिस्सों में तकसीम है। उस पे ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है? ये सेटअप जो है, ये सेटअप किस हद तक देर पा हो सकता है जो माजी के पीडीएम के सेटअप से मुख्तलिफ होगा? इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब, एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप वोट देना चाहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वज़ारत उज़्मा के लिए, लेकिन दोनों के मंशूर देखें तो एक बुनियादी फ़र्क है। वो बुनियादी फ़र्क ये है निजगारी के हवाले से। पीपल्स पार्टी निजगारी की मुखालिफत करती है और पीएमएलएन निजगारी की हिमायत करती है। ये सबसे बुनियादी इशू है जो अगली हुकूमत में दरपेश है फौरी तौर के ऊपर। तो इस पे कंसेंसस कैसे बिल्ड होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो आपको चीज समझनी चाहिए और मुझे भी कि हम बगैर शराइत शरीफ को इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम चाहते तो हम आज ही कैबिनेट का हिस्सा
हो सकते थे, पर हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और हमें ये गारंटी दी है मियाँ साहब ने कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें हमारा कंसेंसस नहीं होगा। तो जब किसी चीज पे एज पर प्रिंसिपल हम उसको अपोज करेंगे तो आई एम श्योर उस पर नजरसानी की जाएगी। और मैं समझता हूँ इस टाइम पर कोई ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि कोई ऐसी चीज का फैसला किया जाए जो कि कंसेंसस के खिलाफ हो। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल स्मूथ सेलिंग होगी। तैमूर साहब, आपने कहा कि मियाँ साहब ने आपसे वादा किया है कि आपके मशावरत के बगैर कोई काम नहीं होगा। तो पहले जो 17 माह आप लोगों ने इकट्ठे हुकूमत की, क्या मियाँ साहब उसमें आपकी मशावरत उन कामों में शामिल नहीं होती थी? मैं समझता हूँ कि तब भी काफी हद तक मशावरत होती थी और काफी हद तक कंसेंसस होता था। कभी कभार भी ऐसे फैसले होते थे जो कि मजबूरन हो भी जाते थे, पर मैं समझता हूँ वो जो एक चंद माह का टाइम गुजरा वो एक अच्छा टाइम था, वो इतना बुरा नहीं टाइम था। और अगर आप देखें तो बहुत बहुत मसले मसाइल थे, खास IMF की बात करें तो हमने उन सब मसलों में से इकट्ठा एक साथ इस मुल्क को निकाला। तैमूर तालपुर साहब, आज वो अच्छा टाइम है, आज से 3 माह पहले तक भी अच्छा टाइम था, लेकिन जो बीच वाले 3 माह हैं बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसमें ना तो नौकरियां बढ़ाने का कोई एजेंडा शामिल था, ना ही महंगाई कम करने का एजेंडा शामिल था। महंगाई और बर्बादी जो की गई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है। तो समझ नहीं आती कि वो 3 माह पहले वाला ठीक है, आज वाला ठीक है, या इस 3 माह के अरसे वाला ठीक नहीं था? देखिए जी, आपको मैं एक बात समझाऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 ही जमातें हैं जो आज इकट्ठा बैठी हैं। PDM के साथ हम खड़े हुए थे, हमने PDM की सपोर्ट की, हमने शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद फिर एक अच्छा टाइम पीरियड गुजरा और फिर इलेक्शन आ गई। अब मैं आपको बताऊं कि यही रिपीट होगा। अभी 5 साल हम इकट्ठा गुजरेंगे, एक साथ गुजरेंगे, और 5 साल के बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन में आमने सामने होगी। और उस 3 महीने में फिर आप यही बातें फिर से सुनेंगे। एक हमारी जो वर्कर्स हैं, हमारे विद्यालय हैं, हमारे इलेक्टेबल्स हैं, उन सबका एक जज्बात है जो इलेक्शन में जागता है, और उसी हिसाब से हमारी जो है लीडरशिप। तालपुर साहब, क़यादत के अल्फाज जो होते हैं ना, उस पे लोग लब्बैक कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अल्फाज जो थे, क़यादत तो वही है ना। उनके जलसों में क्या था, तीर का शिकार किससे करना है, शेर का शिकार किससे करना है, तीर से। मुल्क को अगर आपने बचाना है तो इन लोगों से बचाएं। इन लोगों ने हमें हुकूमत में रहते हुए कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं तो किसी सूरत में भी इस हुकूमत को अफोर्ड नहीं करता, मैं तो कभी इनके साथ नहीं चलता। देखें, ये बातें तो आपने इलेक्शन से पहले हमें बताई थी, आपके कायदीन ने। जलसे निकाल के देख लें, अगर आप कहते हैं तो मैं जलसों की तकरीरें सुना देता हूँ। ये बातें जब हम कर रहे थे तब हम इलेक्शन में आमने सामने, फिर झूठ हुआ ना, फिर इलेक्शन में झूठ नहीं हुआ, सच हुआ। इसलिए सच हुआ क्योंकि आज भी हम उनके साथ हुकूमत में नहीं है। अगर आप समझते हैं तो आप सौदेबाजी तो है ना, सदर पे आप सदर ले रहे हैं। हम भी पीटीआई बन जाए, हम अपने मफादों के पीछे जो है हुकूमत का खाना खराब कर दे, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब कर दे। नहीं सर, इस तरह नहीं होता। हमें कितना भी गुस्सा हो, हम कितने भी नून लीग के खिलाफ हो, जब हमारे मुल्क की बात आएगी तो हम मुल्क के साथ खड़े होंगे। हम पीटीआई वाले नहीं है। इसमें पीटीआई, इसमें तो तमीर साहब हमने तो पीटीआई का जिक्र ही नहीं किया, आपने अचानक पीटीआई पे ले गए हैं। आपने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें आपने कहा है कि सदर पे ये हमें वोट देंगे और बाकी वज़ीर आज़म पे हम देंगे। अभी आप कहते हैं कि कोई हमारा लेन देन ही नहीं है, कोई हमने कुछ लिया ही नहीं। हम अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हैं। हम अगर हम चाहते तो हम आज ही कैबिनेट का मालिक बन सकते थे, पर क्योंकि हम अपने असूल पर खड़े हुए हैं, पर हम उस असूल पे खड़े हुए भी इस मुल्क को डिस्टेबलाइज होने नहीं देंगे। अगर उसके लिए आप कहते हैं कि हमने झूठ बोला तो आप 101 बार कहेंगे झूठ बोला, पर हम इस मुल्क की जब बात आएगी हम मुखालफत नहीं करेंगे। हम इस मुल्क के लिए सियासत को दांव पे कड़ी भी लगा चुके हैं और फिर से भी लगाएंगे। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, ये बताइए कि काबीना में हिस्सेदारी ना लेने की बुनियादी वजूहात क्या है? क्योंकि हम
अपनी एक जो सोच है उसका फर्क रखते हैं, हमारे मंसूबे में फर्क है, और फिर भी क्योंकि हमें इस मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं करना, क्योंकि हम फिर से इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वो इकोनॉमिक हालात नहीं है कि हर 6 महीने में इलेक्शन हो, इस वजह से हम PML नून को सपोर्ट करें। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल का जवाब, आपने 300 यूनिट फ्री का ऐलान किया था बिलावल साहब ने, और साथ प्राइवेटाइजेशन के आप सबसे ज़्यादा खिलाफ पीपल्स पार्टी है। अगर ये क्या है, एक तो बता दें क्या आप कौम को 300 यूनिट मिल रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन का जो शोर मचा हुआ है क्या वो रुक जाएगी? अब प्राइवेटाइजेशन सिर्फ वहां पर होगी जहां पर कंसेंसस होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग का कि ये हमारे मुल्क के फायदे में है, वरना वो रोकी जाएगी। जहां तक आपने बात की यूनिट की, तो मैं समझता हूँ इस टाइम पर जो भी हमारी जायज़ मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। आज मीटिंग थी हमारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ, जहाँ पे उन्होंने हमें फिर इस बात की यकीन दहानी कराई, और साथ में यही कहा कि हमने जरूर हुकूमत का ऐसा नहीं बने, पर जो हमारे जायज मसले होंगे वो हम हल करेंगे। तो मुराद अली शाह साहब फिर वजीर आला के लिए नॉमिनेट कर दिए गए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल उनका अनाउंस कर दिया है। और बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब को कब अनाउंस करेंगे? मेरे ख्याल से वहाँ पर अभी तक कंसेंसस नहीं हुआ। बुगटी साहब का भी नाम है और एक और भी नाम है हमारे किसी दोस्त का, तो इन दोनों में से मैं समझता हूँ आज रात तक फाइनल हो जाएगा कि कौन किसका नाम अनाउंस किया जा रहा है। अच्छा, कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचेस में बैठेंगे या अपोजिशन बेंचेस में? ये तो चेयरमैन बिलावल और प्रेसिडेंट जरदारी साहब फैसला करेंगे, पर मैं समझता हूँ कि अगर हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उनके साथ ही बेंचेस करेंगे, बट दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये तो हो गया जी, आप लाजमी बात है, वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम हुकूमती बेंचों पर ही बैठेंगे, किसी सूरत में भी उस पर नहीं बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। जब हमायत की तो फिर अपोजिशन में तो नहीं बैठेंगे। तो क्या कौम के मुल्की मफाद के लिए, वसीतर मुल्की मफाद के लिए आप एक दफ़ा फिर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद हों, दावत दें, जो नहीं आता वो बेनकाब हो जाएगा, ताकि मुल्की मसाइल को हल किया जा सके, मुल्की मुआशरत के मसाइल को हल किया जा सके और सियासी इस्तेहकाम आ सके? अगर आप जरा गौर करें और फास्ट रिकॉर्ड देखें हमारा, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने हमेशा मुफाहमत की बात की है। जब कोई PTI से बात करने को तैयार था, तब भी हमने ऑप्शन रखा था ओपन, हम PTI से भी बात कर सकते हैं, उनके आज़ाद अराकीन से, उनकी तरफ से हमेशा रुकावट आती थी। तो अभी भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हुकूमत फॉर्म होने के बाद ये स्टेप भी जो है सदर जरदारी लेंगे, लीड करेंगे, सबको बुलाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो मसले मसाइल हैं वो हल हों और प्यार मोहब्बत से जो है ये मुल्क आगे तरक्की करे, मसले मसाइल हैं वो हल हों और प्यार मोहब्बत से मुल्क आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना तैमूर तालपुर साहब तो वज़ा कर गए तमाम पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आसिफ अली जरदारी साहब का रोल अगले 5 सालों में क्या देखते हैं? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब का रोल वही होगा जो हमेशा रोल हुआ है। उन्होंने एक मुफाहमत की सियासत की है, लेकिन शायद इस दफ़ा वो मुफाहमत की सियासत वो ना हो सके। चलो मेरा ये सवाल ले लें कि वो सदर आरिफ अलवी से कितने मुख्तलिफ सदर होंगे? बहुत मुख्तलिफ होंगे, बहुत मुख्तलिफ होंगे। सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो होम्योपैथिक थे, ये एलोपैथिक है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ कि आसिफ अली जरदारी साहब एक सियासी जमात को, देखिए आप बड़ा एक आएगा, पहले आता था कि आरिफ अलवी साहब सियासी जमात के साथ क्यों है, याद है एक बड़ी बातें आती थी। तो ईवान सदर जो होगा ना, अब पीपल्स पार्टी का हेड ऑफिस होगा। सबका दौर में देख लें ना आप, बाकी मामलात में देख लें, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसी तरह चलेंगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। और तीसरी चीज़ जो है कि हालात जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होंगे, लेकिन इन सब को इकट्ठे होना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हुकूमत को अपना हाथ आगे करना पड़ेगा, हुकूमत को किसी चीज़ में पहल करना पड़ेगी, हुकूमत को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर हुकूमत कुछ नहीं देती, हुकूमत यही कहती है, कुछ से मुराद है जो एक तो पहले ये जो आईनी हक है उनकी सीटों का, मैं नहीं कह रहा सारी सीटें,
हुकूमत ये कह तो सकती है ना जनाब, इनके फैसले मेरिट पे कर दे और जल्द कर दे। हुकूमत इसके लिए कमीशन भी बना सकती है, गैर जानिबदार कमीशन। उसके बाद ये जो उनकी सीटों का मामला है, जो सीटें मिलती हैं, इस पर भी हुकूमत को अपना रोल अदा करना चाहिए। तीसरा, हुकूमत को वो तमाम सख्तियाँ जो एक जमहूरी हुकूमत को नहीं करनी चाहिए, हुकूमत को इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि हालात ठीक हो जाएंगे। और अगर हुकूमत वे फैसला कर ले, जिस तरह आज मलक अहमद खान साहब ने भी बात की, जहाँ जिस तरह अता तारड़ साहब ने भी बात की और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इसका मतलब है कि आप पहले दिन से ये फैसला कर चुके हैं कि आपने लड़ाई लड़नी है। तो जब आपने ये फैसला ही कर लिया है तो फिर किस तरीके से आप अपना आइंदा आने वाला वक्त बेहतर समझते हैं? सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं हो सकता। जब हुकूमत में आने वाले ही सख्त लहजा अपनाएंगे तो फिर अपोजिशन वालों से नरम लहजे की तवक्को किस तरीके से की जा सकती है, एक बुनियादी बात है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।